अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हालात जो हैं तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और ये तब्दीली जो है वो बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दिखाई देती है। इस हवाले से देखा जाए तो इमरान खान साहब का कोई नया मंसूबा है, नई प्लानिंग है और 8 फरवरी को चूँकि 1 साल हो जाएगा, जिसके नतीजे में काफ़ी कुछ चीज़ें पीटीआई जो है वो करना चाह रही है। इसमें देखिए अलकादर केस जो है वो चैलेंज किया गया है, गंडापुर फारग असल में क्यों हुए थे, नून लीग का बड़ा इतराफ़ किस नौइयत का है, जज को जो तौहीन अदालत था उससे बच कैसे गए हैं और 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे तैयारियां कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इमरान खान साहब ने जो सदारत दी नए बंदे को और अली अमीन गंडापुर को फारिग किया। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी फारिग हो चुके, वजारत आला के हवाले से भी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर नई तंजीमें नो की जाएगी और बिलखसूस ओवरसीज़ जो हैं यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें नो होगी। अब ये खान साहब समझ चुके हैं इस बात को और उनके बाकौल के मुझे इल्म था कि शेर अफजल मरवत क्या कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर किसके साथ मुशावरत करते हैं, किसके साथ कैसे और क्यों मरासम है और कौन किसका वेल विशर है और क्या हालात हैं। तो खान साहब ने शेर अफजल मरवत को ये मानते जानते और समझते हुए कि ये इस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है उसको निभा रहे हैं, तो उन्होंने फिर भी शेर अफजल मरवत को मिलने दिया, टास्क दिया, उनसे काम लिया और उनको अपने ही हक में, अपने मुखालफीन के बंदे को अपने हक में इस्तेमाल कर लिया। जब अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज लेके आते थे तो इमरान खान साहब बच्चे तो है नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म था कि अली अमीन गंडापुर भी जो है इसके भी उधर अच्छे मुरासम हैं। फिर जब एक तफरीक पैदा हुई और जो लोग इमरान खान साहब के वेल विशर थे उनको खड्डे लाइन लगाया गया, उनको पीछे किया गया, उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो उसके बाद इस बात की खान साहब को समझ आई कि अब मैंने जो वक्त था तो वो तो गुजर गया, लिहाजा अब हम नया मंसूबा बनाते हैं, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां करते हैं और उन तब्दीलियों के नतीजे में जो है खान साहब की जो सही की आदत है, जो उनकी बात को उसी तरह से पोर्ट्रे करेंगे, उसी तरह से लेके आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को सामने ला रहे हैं। जिसके हवाले से देखा जाए तो जो उन्होंने केपीके की सदारत चेंज की है, जिसके ऊपर हमने परसों भी बात की थी, तो अली अमीन गंडापुर क्यों फारिग हुए, इस हवाले से ये बात सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू रिकॉर्डेड शक्ल में खान साहब को बताई गई और उनको सुनाई गई। वो रिकॉर्ड शक्ल में मौजूद है और खान साहब ने अपने काबिल एतमाद साथी से तस्दीक की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। बल्कि खान साहब को सुनाई नहीं की, ज़रा जेल के अंदर आपको डिवाइस और कलम पेपर लेके जा नहीं सकते थे, उन्हें किसी ने बताया। वो रिकॉर्डेड चीज़ जो थी वो खान साहब ने मुलाकात के दौरान अपने काबिल एतमाद बंदे से पूछा कि बताओ ये बात जो फलां बंदे ने मुझे अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताई थी तो क्या ये दुरुस्त है, तो उस बात की तस्दीक उन्होंने अपने ख़ास बंदे से की। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियाँ करनी है और अली अमीन गंडापुर से सदारत लेनी है और अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी सुनने में आया जुनैद सलीम से कि ये ख़तरे में है और ऐन मुमकिन है कि उनसे सदारत जो है वो चली जाए। नए सदर का जज्बा जवान और किस नौइयत का आप देखें कि जो जुनैद अकबर हैं, इनके अल्फाज आप देखिए, उन्होंने कहा था इमरान खान मेरा लीडर नहीं, मेरा इश्क, मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत है। हथकड़ियाँ ऐसे दिखा के बाजों के अंदर लगी थी तो उन्होंने कहा था इनकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। ये वो अल्फाज हैं, ये वो जज्बा और जज्बात हैं जो खान साहब के लिए आम पब्लिक के अंदर मौजूद है और जुनैद अकबर जैसे लोगों के अंदर भी मौजूद है। यही वो लोग हैं जो खान साहब की सोच को अमली जामिया पहना सकते हैं, उनकी तरफ से कहे जाने वाले अहकामात जो हैं उसके ऊपर अमल करवा सकते हैं, बासूरत दिगर मुमकिन नहीं है। और अब बल्कि यहाँ मेंशन कर दूँ, मैंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो इंटरव्यू किया पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के साथ, बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू है। कल उसको इंशाल्लाह हम नशर करेंगे गोरखधंधा फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे ज़रूर देखिएगा। यूनिक इंटरव्यू है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उस तरह के सवालात करूं जो इन लोगों से इससे कबल नहीं पूछे गए। तो काफ़ी हमने अपनी पठवारी कश्मीरी मादरी ज़ुबान में भी बात की, चूँकि इनके हल्के की हदूद हमारे कश्मीर के साथ लगती हैं और मरी का इलाका और कश्मीर की ज़ुबान, कल्चर, खाने, सब चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं। उसको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी को चूँकि जब इलेक्शन हुए 1 साल कबल, तो अब उनको 1 साल होने को है, तो भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम उस दिन एहतजाज करेंगे। ना डरने वाले हैं और ना ही दबने वाले हैं। जुनैद अकबर ने कह दिया और 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा।
खान साहब ने भी पूरी कौम से और खासकर अपने कारकुनों से अपील की है कि आप बाहर निकलें और इसके ऊपर एहतजाज करें। तो ये जितनी भी तब्दीलियां हैं, नए सदर को लेके आना, अली अमीन की हो सकता है वजारत आला जो है वो तब्दील हो जाए, फिर 8 फरवरी को एहतजाज करना, पूरा रीशेप किया 360 के एंगल से खान साहब ने अपने इन चीज़ों को। तो अब ये जो मुलाकातें होती रही डील के बहाने, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ मुज़ाकरात के बहाने, माज़र डील नहीं, कि उसमें जब लोग मिलते रहे तो खान साहब को तो पता था मुज़ाकरात तो होने नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो लोगों को मुझसे मिलने दे रही है, तो उन्होंने इसी बहाने मुज़ाकरात के नाम के ऊपर अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात करके उसी दौरानिया में अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक कर दिया, मुस्तकबिल की पॉलिसी जान ली, उसको तरतीब दे दिया है, और उसमें उनको ये समझ आ गई कि कौन कहाँ पे खड़ा है, तो उसके मुताबिक उन्होंने कुछ जो हैं वो फैसले लिए हैं। और भी खान साहब के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले कि चीफ जस्टिस तौहीन अदालत से कैसे खुद बच गए। अब कोई चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, वो खुद को तो सज़ा तो नहीं देगा, तो इन लोगों ने अपना दरमियाना रास्ता निकाला है। और गुज़श्ता रोज़ ये खबर आ रही थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको सज़ा दे सकते हैं। तो जब इसके ऊपर बेंच बैठा तो उस बेंच ने एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, और वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करने के नतीजे में क्या हुआ कि हम कमेटी मेंबरान जस्टिस यही अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को गैर कानूनी काम करने पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर सकते हैं, ये कहा गया। लेकिन अदालती वकार और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए इन कमेटी मेंबरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने की सिफारिश करते हैं। रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इनको सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जो फुल कोर्ट है उसके सामने इसका फैसला रखते हैं, अदरवाइज ये लोग हैं इस बात के मुस्तहिक के इनको तौहीन अदालत के जुर्म में सजा दी जाए और इनको फारिग किया जाए। तो ये एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया गया है। बासूरत दिगर अगर हक और सच की बात की जाए तो इन लोगों ने जिस तरह के फैसले किए हैं और जिस तरह के इन्होंने हालात पैदा किए थे, इन्हें हर सूरत तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराना चाहिए था, इनको सज़ा होनी चाहिए थी। मगर पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे है कि अगर ये सज़ा दे देते तो अदलिया जो पहले से नकारा है, उसके अंदर पहले से तफरीक पैदा कर रखी है हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, वहाँ पे ग्रुपिंग है, तो इससे एक नया भुंजाल आता और इंसाफ का जो थोड़ा कुछ निज़ाम बचा हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और ये सारे गुनाह जो थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह के सर पे आते, तो लिहाजा उन्होंने हिकमत से काम लेते हुए सज़ावार को सज़ा ना दे के सिर्फ इजहार करके मामला जो है वो आगे फुल कोर्ट की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया। अलकादर केस जो है उसको चैलेंज कर दिया गया और अलकादर केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। और इस अपील को जब दायर कर दिया गया है तो देखना ये होगा कि वो जो नए जज लगे हैं उन्हीं को ये अपील सुनने का कहा गया है। नए जज साहब जो हैं वो इस अपील के ऊपर यकीनन जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी उसी नोयत का फैसला देंगे। वो आज़ाद ना पहले थे ना आज़ाद वो अब हैं। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को अगर इनको रिलीज़ करना है तो इन्होंने सज़ा देने से पहले जब कहा था कि खान साहब हम आपको सज़ा देने लगे हैं तो लिहाजा मेहरबानी कीजिएगा, हमें गालियाँ नहीं दीजिएगा, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड नहीं चलाइएगा। चूँकि इनको पता था कि खान साहब को सज़ा देंगे एहतसाब अदालत से, फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, हाई कोर्ट से यकीनन बुशरा बेगम जो हैं उनको पहले रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ या इंसाफ जो भी इसको कह दें, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खान साहब की अपील जाएगी और वहाँ से वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से अदालतों ही के ज़रिए सज़ाएं दी गई, अदालतों ही के ज़रिए खान साहब को जेल में रखा गया और अदालतों ही के ज़रिए इनको वापस लाया जाएगा, जो हुकूमत के लिए भी बेहतरी का बायस है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतरी है और खान साहब के लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है। कल मुझे एक जुमला पता चला शायद हकान अब्बासी साहब से बात करते हुए कि मियाँ साहब को जब वो त्यारा अगवा केस था, हाई जैकिंग केस मुशर्रफ साहब ने बनाया था, तो उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उसके बावजूद जद्दा पहुंच गए थे। फिर हाल ही में उनको 2018 के बाद नाहिल कर दिया गया था और नाहलियत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे वो फिर से केस उनके बहाल हो गए, जमात के सदर भी हैं, इलेक्शन भी लड़ लिया, नाहलियत ख़त्म हो गई, तमाम सज़ाएं ख़त्म हो गई। फिर वो जो प्लेटलेस का मामला था वो झूठी रिपोर्टें कैसे थी ये भी हमने शायद हकान अब्बासी साहब के साथ इसके ऊपर बात की। और वो जो ओजरी कैंप का हादसा हुआ था जिनमें इनके वालिद जो थे
وہ شہادت پا گئے تھے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ تھا سزا دینا، دوسرا ہائی کورٹ سے بشرا بیگم کو ریلیف دینا، پھر آگے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے گا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ تاحال یہ چاہتی ہے کہ کوئی بہانہ بنے، کوئی اسباب پیدا ہوں، یہ امریکہ کا پریشر ہٹ جائے، ہم امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں، عمران خان کو خود ڈیل کرتے رہیں اور خان صاحب کسی صورت جیل سے باہر نہ آئیں۔ چونکہ ان کا جیل سے باہر آنا سادہ اور واضح لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، چونکہ یہ ان کی سیاسی اور ذاتی مفادات کی موت ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی انٹری کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز تعینات کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو طلب کیا گیا، اور صحافیوں کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کی تیاریاں ہیں، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو سکتے ہیں۔ یہ کم چانس ہوگا کہ ان کو آگے بھیجتے ہیں، چونکہ انہیں ہائی کورٹ کے اندر عامر فاروق جیسا جج جو ہے وہ ان کو چاہیے۔ نون لیگ نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باتیں بتا رہے ہیں، یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے، یا وہ لا علمی میں ایسے کر رہے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں، چونکہ وہ اپنا جو گروپ ہے ان کا، وہ میاں نواز شریف صاحب والا گروپ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو فیض حمید کی باقیات نے نتیجہ بنانے میں سہولت کاری کی، یعنی کہ عام نے جو نتیجہ بنایا اس میں جو سہولت کاری ہوئی، ہماری مدد جو تھی وہ فیض حمید نے کی، ہمیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، میاں جاوید لطیف ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، اگر نہیں بنانی چاہیے تھی تو پھر آپ نے کیوں بنائی؟ کیا آپ کے اوپر سر پہ کسی نے گن رکھی تھی؟ کیا آپ مجبور اور لاچار تھے؟ جب آپ کو امید پاکستان بنا کے میاں صاحب کو لایا گیا، ان کے کیسز معاف کیے گئے، انہیں الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا، تو جب کسی سے مدد لیں گے تو دوسرے کی بھی تو مدد کرنی پڑے گی نا۔ دنیا کے ایک اخلاقی طور پہ بھول جائیں سیاست، کچھ رواداری ہے، کچھ اخلاقی پہلو ہوتے ہیں، تو کسی کو کچھ اگر کسی سے لیں گے تو اس کو دینا بھی پڑے گا، اور وہ نہیں بھی دینا چاہیں گے تو وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر لے لیں گے۔ آج آپ کا یہ رونا چیخنا چلانا کسی صورت کوئی معنی نہیں رکھتا، جب آپ حکومت خود کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی اور نے سہولت کاری کی تھی، تو استعفیٰ دے دیں، ایک پیپر لیں، اس کے اوپر ٹائپنگ کریں، سائن کریں، انہوں کہیں الیکشن حکومت ہے اس سے باہر نکل جائیں، اور میاں صاحب یہ فیصلہ کریں۔ کیا جرت ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ اس حکومت کے اندر رہیں؟ تو اب آپ یہ کام بھی اس لیے نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتہ ہے آپ نکلیں گے تو خان صاحب آ جائیں گے، خان صاحب آئیں گے تو آپ کو پھینٹی لگے گی۔ عدلیہ بدقسمت کیوں ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کے اس ادارے کی بدقسمتی ہے کہ 6 ججز کے خط پر اگر سپریم کورٹ ڈٹ جاتی تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ جسٹس عطر من اللہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں جسٹس عطر من اللہ، پھر دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ، ان لوگوں نے آج تک کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے یہ حالات اور واقعات اور جو چیزیں ہیں یہ بہتر ہو جائیں، آج بھی ان چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ججوں نے انصاف مانگا تھا، سپریم کورٹ کے پاس کیس گیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو نہیں سنا، سنی کو انسنی کر دیا، اپنے ججوں کو انصاف نہیں دے سکے تھے، تو اگر یہ تب چیزیں ہو جاتی تو نہ یہ 26ویں آئینی ترمیم والا کھلواڑ ہوتا، نہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے حقوق مسخ کر دیے جاتے، نہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ 26ویں آئینی ترمیم کسی صورت نہیں رہے گی، یہ پروٹیکٹ کرتی ہے 26ویں آئینی ترمیم موجودہ رجیم چینج حکومت کو، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو اور باقی چیزوں کو، اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں اس کو یہ مسخ کر رہی ہے، اور آئین پاکستان کے خلاف ہے 26ویں آئینی ترمیم، چونکہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو آئینی معاملات ہیں ان کو نہ دیکھے جو اس کا چیف جسٹس ہو، جبکہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے بندے وہاں پہ لگا دیں اور ان بندوں سے کام لیں اور اپنی مرضی کی ان سے فیصلے کروائیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ آپ کو شاہد حقان عباسی صاحب کا جو انٹرویو ہے باروز منگل، وہ آفٹر نون پاکستان ٹائم میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔